और आज नेशनल न्यूज सेंटर स्पेशल में बात पड़ोसी देश नेपाल की, जिसका हाल बेहाल है। पिछले साल अगस्त से सुलगी मधेशी आंदोलन की चिंगारी आए दिन भड़के जा रही है। ताजा मामला नेपाल में मधेशियों पर फायरिंग का है, जिसमें एक महिला समेत कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। अब नेपाल में ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसका नतीजा क्या होगा? आज हम नेपाल के ग्राउंड जीरो से आपकी पूरी खबर दिखाने वाले हैं। पूरी खबर, पूरा हाल। लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। नेपाल पिछले 5 महीने से जल रहा है। हक की मांग पर हिंसा की चिंगारी ने बदरंग अक्स अख्तियार कर लिया है। ताजा मामला शुक्रवार का है, जब नेपाल की सत्ताधारी पार्टी सीपीएन यूएमएल के युवा कार्यकर्ताओं और मधेशी आंदोलनकारियों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने फायरिंग की और इसमें एक महिला समेत कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। जिस कार्यक्रम के विरोध में मधेशियों ने प्रदर्शन किया था, उसमें नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली भी आने वाले थे। हालांकि हंगामे के बाद नेपाल के पीएम का कार्यक्रम रद्द हो गया। घटना ये थी कि मोरंग जिले की रंगेली नगरपालिका में यूथ एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने प्रधानमंत्री के लिए अभिनंदन समारोह रखा था। आरोप है कि लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा एसएलएमएम के कार्यकर्ताओं ने इसमें बाधा डालने की कोशिश की। नेपाल गृह मंत्रालय के मुताबिक पुलिस की फायरिंग में यहां 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 जख्मी हुए हैं। नेपाल के तराई में मधेशियों का आंदोलन पिछले साल 10 अगस्त से जारी है। अब तक 72 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 5000 से अधिक लोग पुलिस की गोली और लाठी से जख्मी हो चुके हैं। राजधानी काठमांडू में 20 जनवरी को नेपाल सरकार के साथ 17वें दौर की बातचीत भी नाकाम हो गई और मधेसी फिर से उग्र आंदोलन के मूड में है। कैमरामैन हिमांशु पांडे के साथ संजीव त्रिवेदी, काठमांडू, न्यूज 24। और अब आपको नेपाल के इस आंदोलन के असर की ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाने वाला हूं। दरअसल नेपाल में अगस्त के महीने से चल रहे मधेशी आंदोलन ने यहां की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से झकझोर दिया है। रक्सौल बीरगंज बॉर्डर पर जरूरत का सामान लेकर भारत से आ रहे ट्रक नेपाल की सीमा पर 4 महीने से खड़े हैं और मधेशी आंदोलन की वजह से माल लेकर नेपाल के भीतरी इलाकों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। इधर सप्लाई के थमने से नेपाल में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का सामान तक मुहैया नहीं हो पा रहा है। मेरे पीछे ये जो कतार आप काठमांडू की सड़कों पर देख रहे हैं, दरअसल ये कतार दूर तक जो आपको दिखाई पड़ रही है, उसके आखिर में एक पेट्रोल पंप है और ये कतार करीब किलोमीटर भर लंबी। और ये लंबी कतार इसीलिए कि पेट्रोल और डीजल की जबरदस्त किल्लत यहाँ काठमांडू में अनुभव की जा रही है, और वो इसीलिए क्योंकि नाकेबंदी है। और आलम यह है कि किलोमीटर भर लाइनें हर पेट्रोल पंप पर आपको दिखाई पड़ती हैं, और इसीलिए ऐसा क्योंकि बहुत दिनों बाद यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई इन पेट्रोल पंप्स पर होती है। काठमांडू के त्रिपुरेश्वर इलाके के इस पेट्रोल पंप में 2 सप्ताह बाद डीजल और पेट्रोल की सप्लाई आई है और भीड़ का आलम यह है कि लोग घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मधेसी नाकाबंदी की वजह से पेट्रोल डीजल के ट्रक तराई क्षेत्र को पार कर पहाड़ों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और नतीजा है काठमांडू के पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ और लोगों को हो रही बेहद परेशानी। लाइन लग के भी तेल नहीं मिल रहा है। परेशानी तो इसमें है, कॉमर्शियल व्हीकल को भी तेल मिल रहा है, लेकिन प्राइवेट व्हीकल को भी लोग तेल नहीं दे रहे हैं। सब तरफ ये नाकाबंदी से बहुत दिक्कत है। अभी नॉर्मल पेट्रोल कितने का मिलता है? नॉर्मल 104 रुपये, और ब्लैक में 500 तक लेते हैं सब। परेशानी तो यही है, करीब 3 महीना पूरा हुआ। सप्लाई में कमी की वजह से पेट्रोल डीजल की तस्करी और ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है। जो खरीद सकते हैं उन लोगों के लिए 60 रुपए प्रति लीटर में मिलने वाला डीजल अब ब्लैक में 110 रुपए और 104 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला पेट्रोल अब 250 से 400 रुपए प्रति लीटर तक खरीदना पड़ रहा है। गाड़ियों में ईंधन की किल्लत का आलम यह है कि सरकारी पेट्रोल पंपों तक सप्लाई के पहुंचते ही अफरा तफरी मच जाती है। लिहाजा सरकार ने अब नेपाल पुलिस की निगरानी में पेट्रोल और डीजल बेचने का फैसला किया है।
नेपाल में खाना बनाने के लिए जरूरी एलपीजी सिलेंडर्स की किल्लत की कहानी तो और भी दर्दनाक है। काठमांडू के कांतिपुर इलाके में एलपीजी सिलेंडर पाने के लिए लोगों की जद्दोजहद देखिए। रक्सौल बीरगंज बॉर्डर पर नाकेबंदी का एक असर यहाँ काठमांडू में इस तौर पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ गैस के लिए, एलपीजी सिलेंडर्स के लिए जिस तरह से लाइनें लगी हुई हैं, लोग बाग पहुंच रहे हैं और पर्चियों के जरिए इन्हें मिल रहा है। बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं मिला क्योंकि इनका नंबर नहीं आया था। और सबसे खास ये है कि ये जो आप सिलेंडर्स देख रहे हैं, ये सिलेंडर 14.2 किलो होनी चाहिए, लेकिन ये 14.2 किलो नहीं बल्कि 7.1 किलो ही इसमें एलपीजी गैस होता है। वो इसलिए क्योंकि एक सिलेंडर से 2 सिलेंडर बनाए जाते हैं। कितने दिनों बाद आपको ये एलपीजी सिलेंडर मिला? 2 महीने बाद मिला है। आपके घर कितने दिन चल जाएगा ये? 1500 दिन। और उसके बाद फिर लकड़ी से चलाएंगे। लकड़ी जिंदाबाद। घर में खाना कैसे बनाते हैं? हीटर पर बनाते हैं। हीटर पर। 4 महीने से काम कैसे चला रही हैं? आग जला के, लकड़ी जला के। करीब 2.5 से 4 महीने में एक परिवार को एक सिलेंडर नसीब हो रहा है, और वो भी आधा, क्योंकि एक सिलेंडर से 2 सिलेंडर तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में सिलेंडर्स की कालाबाजारी भी जोर पकड़ चुकी है। 1600 नेपाली रुपए में मिलने वाला सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 8,000 रुपए तक बेचा जा रहा है। सप्लाई सिर्फ ईंधन की नहीं बल्कि कई जरूरी दवाओं की भी बाधित हो गई है, क्योंकि मधेसी आंदोलन की वजह से नेपाल की सीमा पर रक्सौल में दवाओं से भरे ट्रक महीनों से यूं ही खड़े हैं। बहुत सारी दवाइयाँ नहीं आ रही है, बहुत सारी दवाइयाँ तो है भी। करीब करीब जो अति आवश्यक दवाइयाँ हैं उसमें कुछ स्कार्सिटी तो जरूर है। बहुत सारे लोग तो ये भी सोचते हैं, ये भी महसूस करते हैं कि भारत की वजह से हो रही है। अपनी अधिकांश जरूरतों को पूरा करने के लिए नेपाल भारत पर निर्भर है, और भारत से होने वाली सप्लाई का करीब 70% हिस्सा रक्सौल बीरगंज बॉर्डर के जरिए नेपाल पहुंचता है। लेकिन मधेसी आंदोलन की वजह से पिछले 4 महीनों से बॉर्डर पर ट्रकों की आवाजाही ठप है। आम नेपाली को ईंधन, रसद और दूसरे सप्लाई नहीं मिल पा रही है। समस्या ये है कि परेशानियों के खत्म होने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन हिमांशु पांडे के साथ संजीव द्विवेदी, काठमांडू, न्यूज 24। तो आपने सूरत हाल देखा नेपाल का। नेपाल के लोगों को हो रही दिक्कतों की वजह भले ही मधेसी आंदोलन है, लेकिन ठीकरा हम पर, भारत पर फोड़ा जा रहा है। आम नेपाली को लगता है कि नाकेबंदी के पीछे मोदी सरकार है और मधेसी आंदोलन को भारत की तरफ से समर्थन दिया जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि कहीं दिक्कतों से परेशान होकर नेपाल भारत से ज्यादा चीन की तरफ तो नहीं झुक जाएगा। ये तस्वीर अगस्त 2014 की है, जब पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार नेपाल आए थे। अपने 2 साल के कम के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी 2 बार नेपाल जा चुके हैं, और हर बार काठमांडू की सड़कों पर उनका जबरदस्त अभिवादन हुआ है। लेकिन मधेसी आंदोलन से आम नेपाली में उपजे असंतोष ने माहौल बदल दिया है। ये जो मोदी गवर्नमेंट आया है उसने उन लोगों को सपोर्ट करके हमारे देश में जो संविधान बनाया है वो लोग चाहता है कि वो जैसा बने ऐसा संविधान बनाना चाहते हैं। यहाँ के लोग सोचते हैं संविधान बनाना चाहते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट ने जल्दी जल्दी संविधान बना दिया और वो मोदी गवर्नमेंट का बात नहीं माना, तो इसीलिए वो लोग तराई लोगों को सपोर्ट करके इधर नाकाबंदी करके ये लोग को तुम लोग हम लोग ने जो बोला है वो नहीं किया, इसीलिए हम लोग भी तुम लोग को तकलीफ देंगे। वजह तलाशनी मुश्किल नहीं है। काठमांडू के पेट्रोल पंपों पर आजकल लंबी कतारें हैं, दवाखानों में दवाओं की कमी है और एलपीजी सिलेंडरों की भी किल्लत है। भूकंप की त्रासदी से उबरने की कोशिश कर रहा है नेपाल। इस तरह के अभाव से व्याकुल है और अब इन सब के लिए भारत को दोषी ठहराया जा रहा है। आने वाली 25 अप्रैल को भूकंप की विभीषिका के 1 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन अभी तक नेपाल में रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री ओली कहते हैं कि अब काम सुचारू रूप से चलेगा और 16 जनवरी को कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन सरकार के लोग ये बताना नहीं भूलते कि दरअसल रिकंस्ट्रक्शन का काम अगर देरी से शुरू हो रहा है तो उसकी एक वजह
नाकेबंदी रही है। नाकेबंदी की वजह से जो परेशानी हुई उससे बच्चे कई दिन तक स्कूल नहीं जा सके। पर्यटकों के आने की संख्या घटने लगी है और परिवारों को गुजारने के लिए अब एलपीजी छोड़ लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है। कुकिंग गैस इंडिया से आता है, डीजल पेट्रोल इंडिया से आता है, उसके सप्लाई में प्रॉब्लम हुआ तो लोगों के मन में इंडिविजुअली ऐसा कुछ लगेगा ही। उसको फिर उस सप्लाई को नॉर्मल करेंगे, सब ठीक हो जाए। भारत और नेपाल के संबंध समान परंपरा और साझा इतिहास की देन है। दोनों देशों के बीच लोगों की आस्था और धर्म एक पुल बनाने का काम करते हैं। लेकिन नाकेबंदी की वजह से अभाव झेलता एक आम नेपाली इतिहास से ज्यादा वर्तमान के अपने हालात से प्रभावित है, जिसमें उसे भारत मददगार नहीं लग रहा है। जो ब्लॉकेड हुआ उसमें काफी बड़ा पॉपुलेशन अफेक्टेड हो गया है और जैसे इसके कारण फ्यूल के अभाव के कारण स्कूल वगैरह बंद हुए, हॉस्पिटल्स सफर किए, मेडिसिन के कारण बहुत सारे लोग सफर किए। सबको लगता है कि इंडिया के कारण हुआ है, मोदी के कारण हुआ है। इस अविश्वास के पीछे की समस्या है नेपाल का नया संविधान, जिस पर मधेसियों की असहमति का भारत समर्थन का है। लेकिन सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र की तरफ कदम बढ़ाते नेपाल को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की तरफ से उचित समय पर उचित सलाह मिली थी? और क्या भारत पड़ोसी नेपाल में ऐसे हालात बनने से पहले कोई प्रभावी भूमिका निभा सकता था? यहाँ के लोग अमूमन भारत को अपना दोस्त समझते हैं, लेकिन फिलहाल विचारों में तब्दीली भी देखी जा सकती है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या हमारी कूटनीति में थोड़ी बहुत गड़बड़ी आई जिस कारण से स्थितियां ऐसी हो गई हैं, या फिर ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं नेपाल विचारों के लिहाज से करवट ले रहा है और उसमें भारत के लिए जो स्थान था वो जरा कमता जा रहा है। पिछले साल अप्रैल के महीने में आए भूकंप की भयंकर त्रासदी के छाप नेपाल में जगह जगह मौजूद है। उस पर नाकेबंदी की मजबूरियां दूसरे भूकंप की तरह है, जिसने आम नेपाली के कदम लड़खड़ा दिए हैं। हमेशा दोस्त के रूप में देखा गया भारत अब नेपालियों को उतना करीब नहीं लग रहा है और नेपाल की सड़कों पर यह महसूस किया जा सकता है कि नेपालियों का अपने दूसरे पड़ोसी चीन के प्रति झुकाव कुछ ज्यादा ही पड़ रहा है। कैमरामैन हिमांशु पांडे के साथ संजीव त्रिवेदी, काठमांडू, न्यूज 24। हम अपने सबसे पुराने साथी को तो नहीं खो रहे हैं और वो नए साथी की तलाश में तो नहीं है। आपको अंदाजा लग गया होगा नेपाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखकर ग्राउंड जीरो से। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कि ये दरअसल मधेशी आंदोलन है क्या। बात कर रहे हैं नेपाल की। नेपाल में पिछले 4 महीने से जीवन अगर अस्त व्यस्त है तो इसके पीछे मधेशियों का वो आंदोलन है जो उन्होंने नेपाल के नए संविधान के खिलाफ छेड़ रखा है। उनकी शिकायत है कि यह संविधान उन्हें पहाड़ी नेपाली की तुलना में बराबरी का दर्जा नहीं देता। लेकिन नेपाल सरकार मधेशियों की मांगों को गैर वाजिब मानती है और अब तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। इस आंदोलन के लगभग 5 महीने खिंच जाने की वजह यह है कि नेपाल की मौजूदा सरकार मधेसियों की मांगों को गैर वाजिब मानती है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मानते हैं कि भारत नेपाल का मित्र देश है, लेकिन मधेसियों ने भारत सरकार को नेपाल के नए संविधान के बारे में गलत सूचना दी है। सुषमा जी का स्टेटमेंट अच्छा है। उनके स्टेटमेंट में कुछ लोगों ने उनको मिस इन्फॉर्म किया था कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल पर, वो दूसरी बात है। मगर उन्होंने जो कहा कि हमारी ओर से पूरा सपोर्ट रहेगा, वो अच्छी बात है। आंदोलन के दबाव में सरकार ने नए संविधान में कुछ संशोधन माने हैं, लेकिन ये संशोधन मधेसियों को पहाड़ी नेपालियों के बराबर का दर्जा दे पाएंगे, ऐसा मधेसियों को नहीं लगता। सरकार और मधेसियों के बीच 8 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक बातचीत भी चली, लेकिन वो भी बेनतीजा खत्म हो गई है। अंदर खाने नेपाल सरकार के नुमाइंदे सोचते हैं कि धीरे धीरे मधेसी खुद ही थक कर हार जाएंगे और आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन ऐसी सोच से नए संविधान पर शुरू होने से पहले ही सवालिया निशान लग गए हैं। कैमरामैन हिमांशु पांडे के साथ संजीव त्रिवेदी, काठमांडू, न्यूज 24। और आज नेशनल न्यूज सेंटर में बस इतना ही।